हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदि क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1, और इसके पहले वीडियो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के जो है हल करा दिए हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो है हल करेंगे। और जैसा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कि हम लोगों को बताना है कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसको हम 6 के घात लगा दें तो ये जो संख्या है हमारी 0 पे समाप्त हो, यानी कि इसके इकाई का जो अंक है वो 0 आए। ठीक है, जैसे अगर दे दिया है आपको कि इनके कहने का मतलब जैसे n जो है जहाँ पे दिया है एक प्राकृतिक संख्या है, तो जैसे 6 के घात 1 लगाते हैं तो 6 आएगा, फिर 6 के घात 2 लगाते हैं तो 6 गुणे 6 यानी कि कितना आएगा, 36 आएगा। 6 के घात 3 लगाते हैं तो 6 गुणे 6 गुणे 6 होगा, तो ये हमारा जो आ जाएगा 216 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को बताना है क्या कभी ऐसे 6 के घात लगाने में इसके घात का जो मतलब अंतिम अंक यानी कि जो इकाई का अंक है वो कभी 0 होगा। तो ठीक है, तो हम लोग इसका जो हल करते हैं, 5वें का जो हल है। तो हमारा दिया है कि जो n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, दिया है n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 के घात n का मान जो है एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक, जिसमें इकाई का जो अंक है 0 है। तो 6 के घात जो n है वो 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 6 के घात n का मान यदि एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब है कि 6 के घात जो n है वो 5 से विभाज्य होगी। इनके कहने का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 होता है वो हमेशा 5 से विभाज्य होती हैं। जैसे मान लीजिए 10 है, देखिए 10 में इकाई का अंक 0 तो ये 5 से विभाज्य होगी। इसी तरह से यदि हम ले लेते हैं 20 है तो ये 5 से, यानी ये कंपलसरी है कि वो 5 से विभाज्य होगी। लेकिन यदि 11 लेते हैं तो 11 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 12 लेते हैं तो 12 5 से विभाज्य नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखना है कि 6 के घात n क्या हमारा 5 से विभाज्य है कि नहीं। तो ठीक है, तो चूंकि अगर 6 के घात n का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो ये आता है 2 गुणे 3 के घात n, यानी इसका जो अर्थ है कि 6 के घात n के अभाज्य गुणनखंड में, कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आते हैं। ठीक है ना, गुणनखंड में 2 या 3 के अतिरिक्त जो है कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो 6 के घात n है वो हमारा 0 पे कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है हमारा 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी कि 5 जो है इसके गुणनखंड में नहीं आता है। ठीक है ना, इसलिए चूंकि 6 के घात n का कोई जो गुणनखंड है 5 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। अतः 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है ना, यानी इसका जो मतलब हो गया कि जो 6 के घात n है उसके गुणनखंड में 5 नहीं आता है, इसलिए जो है कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा। जो जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 आता है और 2 आता है, दोनों साथ में आते हैं, वही संख्याएं जो है 0 पे समाप्त
होती हैं, लेकिन इसमें 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 जो है आपका नहीं आ रहा है, इसलिए ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल जो है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी हम लोगों को बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल को जो है हल करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 6 है। ठीक है, तो 6 में दिया है पहले नंबर पे हमको चेक करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये दिया है, चेक करना है कि ये भाज्य तो क्यों है। तो देखिए यहाँ से 13 13 दोनों में है, तो 13 को हम लोग यहाँ से पहले ही कॉमन कर देते हैं, तो बचेगा हमारा 7 गुणे 11 और प्लस में 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 11 सत्ते 77 और प्लस में 1 हो जाएगा। तो 77 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 78। ठीक है, तो ये देखिए जो 78 है हमारा वो 13 से भाज्य, अगर यूक्लिड विभाजन लेमना लगाते हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल बचेगा 0। यानी हम लोग लिख सकते हैं अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य है। ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो दिया हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में दे दिया है 5। तो यहाँ से हम लोग 5 जो है कॉमन कर सकते हैं, तो हमारा बच जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा, इन सबका हम लोग गुणा कर दें, 2 2 2 3 6 6 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 6 42। तो 42 और 24 का आपस में जब हम लोग गुणा करेंगे, सॉरी 42 और 24 का यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 हो जाएगा, तो 6 4 10, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 1008 और प्लस में हो जाएगा 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 1009। इसका मतलब है, और प्लस में क्या आ गया लिख सकते हैं 0। इसका मतलब है कि जो भी हमारा भाज्य है वो 5 से जो 1009 बार में कट जा रहा है और उसका जो शेष है वो 0 बच रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 प्लस 5 जो है भाज्य है। ठीक है ना, भाज्य है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, जो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। और 7वां क्वेश्चन दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, यानी कि कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर जो है एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, यानी पूरे मैदान का एक चक्कर जो सोनिया 18 मिनट में लगाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि जो है 12 मिनट लेता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद जो है वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे पहुंचेंगे। ठीक है, यानी कि कितने समय के बाद वो दोनों जो है अपने पहले के स्थान पे पहुंचेंगे। तो इसका हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो जो सोनिया और रवि हैं दोनों जो है अपना एक चक्कर जो है 18 मिनट लगा, एक 18 मिनट ले रहा है और एक 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, यानी कि सोनिया को पथ का एक चक्कर लगाने में लगा जो समय है तो वो है आपका 18 मिनट। फिर इसी तरह से रवि को पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय जो है 12 मिनट है। ठीक है, अब हम लोगों को यह बताना है कि वो दोनों एक ही साथ एक ही समय में यदि चलना प्रारंभ करें एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वो जो है पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ पे कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका और इसका जो है हम लोग निकाल देते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 18 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, और 12 का हो जाएगा 2 गुणे
2 गुणे 3, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा यानी कि लॉसा हो जाएगा इसका। लॉसा में क्या करते हैं कि सारी संख्याओं को लिखते हैं, बस जो 2 बार है उसको एक बार, जैसे ये 2 बार है और ये वाला 2 बार है, इसको एक एक बार ही लिखेंगे। और ये संख्या छूट रही इसको लिखेंगे, ये संख्या छूटी इसको लिखेंगे, 2 बार है तो एक बार लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36 जो है, यानी कि 36 मिनट के बाद दोनों फिर मिलेंगे। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 36 मिनट बाद दोनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।